चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और जुड़ जाइए सभी लोग फटाफट करके। क्या बात है, सभी लोग जुड़िए फटाफट करके। और शुरू करेंगे आज हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है, जिसमें आपका छठा सेट आज आपका होने वाला है। नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बनाने से फायदा आपको बहुत मिलेगा, धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा। रिसेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न पता चलेगा, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो पता चलेगा। और साइंस में खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पोर्शंस के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। नहीं, हर एक एग्जाम में, अदर एग्जाम में भी आप बैठेंगे तो वहां भी आपको काम करेगा। तो चलिए अगर हम लोग शुरू करते हैं, और पहला हमारा क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने होगा जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सेट का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से हमें आंसर भी करना है। क्वेश्चन हमारे सामने है कि तापन उपकरण की बात कर रही है। किसकी बात कही जा रही है? तो तापन उपकरण की बात कही जा रही है। का हीटिंग एलिमेंट बनाने तो चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में से कौन सा गुण अनिवार्यता मौजूद होना चाहिए। देखो, तापन उपकरण कहने का मतलब हीटिंग एलिमेंट की बात कर रहा है, आपसे हीटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है उसकी बात करता है। यानी कि जो भी हमारा तापीय उपकरण होगा, जो भी हमारा क्या होगा, तो तापन उपकरण की बात कर रहा है। तापन उपकरण की बात कर रहा है। तो ये तापन उपकरण जो होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ध्यान रखना इसका सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। और विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की अगर हम लोग बात करते हैं, तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव का जो कंसेप्ट दिया था वो कौन दिया था, तो याद रखना इनका जो कंसेप्ट दिया था वो कौन दिया, तो इनका जो कंसेप्ट दिया वो जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया? कहेंगे वो जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया। और विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव से जो हीट उष्मा उत्पन्न होता है किसी भी वायर में करंट के फ्लो करने से, वो हमारा H इक्वल टू क्या होगा, तो कहेंगे I² R इंटू टी होगा। तीन तीन पैरामीटर इसमें इंक्लूडेड है। कितने पैरामीटर हैं? तो तीन तीन पैरामीटर यहां पे इंक्लूडेड है। करंट है, रेजिस्टेंस है, और टाइम है। तीनों चीज हमारा इंक्लूडेड है। किसी वायर से जब करंट पास करता है, कितने टाइम तक के लिए कितना उस वायर का रेजिस्टेंस आएगा, तो कितना हीट डेवलप करेगा, आप इसको सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, तो हम लोग इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप लोग जितने लोग लाइव हैं आंसर भी करते रहिए। और हम लोग करते हैं रिदम कुमार जी, कुमार नन्हे जी। चलिए, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आती है कि चलो ये तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव की बात हो गई, तो तापन उपकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन सा तापन उपकरण हमारा हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं हीटर की बात करते हैं, जैसे हम लोग हीटर की बात करते हैं, अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं, अगर हम लोग फ्यूज की बात करते हैं, या फिर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं, या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक कैटली की बात करते हैं, तो ये सब के सब हमारे तापन उपकरण हमारा है। और ये सब के सब हमारे विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है। इस बात को ध्यान में, आप क्या करते हैं, घर में आयरन करने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही प्लग लगाते हैं आपका आयरन गर्म हो जाता है, विद्युत धारा पास किया, गर्म हो गया, कितना हीट डेवलप किया इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। आपको बशर्ते कि आपको करंट का मान पता होना चाहिए, आपको उसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कितने देर तक उससे पास किया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जब कभी भी आप ये उपकरण बनाते हैं तो आपका मेन मोटो क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि पदार्थ के कौन से गुण जो होंगे वो अनिवार्य रूप से होने चाहिए, क्या इसका उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, कभी भी उच्च प्रतिरोध नहीं होगा।
सॉरी, कभी भी निम्न प्रतिरोध नहीं होगा, हमेशा क्या कहेंगे, हमेशा उच्च प्रतिरोध होगा। एक बात तो यहां पर क्लेरिफाई हो गया कि प्रतिरोध जो होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, कहेंगे प्रतिरोध जो होना चाहिए वो हमारा उच्च होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध की हम लोग बात नहीं करेंगे। ऑप्शन तीसरा खत्म हो गया, तीसरे ऑप्शंस कुछ सोचेंगे ही नहीं, जिसमें तीन तीन ऑप्शन दे रखा है तीसरा तीसरा, वो आंसर हमारा होगा नहीं, तो आंसर हमारा सी केवल हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर बात करते हैं हम लोग कि अगर हमारा सी आंसर हुआ है तो इसमें दो चीज निकल करके आ गया कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उस तार का ज्यादा होना चाहिए, उसका प्रतिरोध जो होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए। जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है या फिर अलग वायर होता है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। अब कहेंगे सर हमारा फ्यूज जो होता है ये भी तापन उपकरण है, लेकिन फ्यूज का गलनांक को तो निम्न रखते हैं। हाँ, डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कहां पर किसको यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करना चाहते हैं तापन उपकरण में जो हीटिंग एलिमेंट जो लगा हुआ रहता है, जैसे कि मान लेते हैं हीटर है, या हीटर के अंदर हम लोग नाइक्रोम का तार यूज करते हैं, उनका गलनांक भी ज्यादा होता है और उनका प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। तो यहां पर हीटिंग एलिमेंट की बात कही जा रही है, जिसको हम लोग हीट करना चाहते हैं। करता तो ये सब भी काम है, लेकिन हीटिंग एलिमेंट की अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा हीटर के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो जो हीटर का क्वाइल होता है, उस क्वाइल की अगर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, तो जो हीटर का क्वाइल होता है, ये इस कॉइल का क्या होना चाहिए, तो कहेंगे उच्च प्रतिरोध तो एकदम होना ही चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि प्रतिरोध कैसा होगा, तो कहेंगे उच्च प्रतिरोध होगा। लेकिन इस कॉइल का उच्च प्रतिरोध से क्या काम चल जाएगा, नहीं, हम कहेंगे कॉइल का क्या होना चाहिए, तो उच्च यहां पर गलनांक होना चाहिए। कैसा गलनांक होना चाहिए, कहेंगे यहां पर उच्च गलनांक होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो आप कहेंगे आपके आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए एक बार आंसर करेंगे। निर्भय कुमार झा जी, निर्वेंद्र कुमार जी, हमारे नन्हे जी लाइव है, निर्भय कुमार झा जी, विकास जी हमारे लाइव है। चलिए सेट नंबर ये 6 चल रहा है, आपको यहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि कौन सा सेट चल रहा है, दिखाई तो दे ही रहा होगा ना। चलिए आंसर करके बताइए एक बार आंसर। कह रहा है कि जीनों में कुछ लक्षण का उल्लेख नीचे किया गया, आपके सामने स्टेटमेंट दिए। कह रहा है कौन सा विकल्प जीनों के बारे में गलत लक्षण को दर्शाता है। सबसे पहले तो आपको ये जीन को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग जीन की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो जीन की अगर बात करते हैं, जीन क्या है, जीन है क्या, इसको समझना है। और सबसे पहला चीज है कि जीन के इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर जीन क्या है, तो कहेंगे ये हमारा अनुवांशिकी की इकाई कहलाती है। याद रखना, ये अनुवांशिकी की इकाई कहलाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा अनुवांशिकी की इकाई होती है, ये अनुवांशिकी की इकाई होती है, ये हमारा यूनिट हेरिडिटी होता है, यानी कि जीन होता है। लेकिन जीन जो होता है ये डीएनए का छोटे से भाग को जीन कहते हैं। याद रखना, डीएनए के छोटे से टुकड़े को क्या कहते हैं, तो डीएनए के छोटे से टुकड़े को जीन कहते हैं। डीएनए के छोटे से टुकड़े को जीन कहते हैं। जल्दी से तो ये होगा हमारा हो गया। तो जीन के बारे में ये बात आपको पता होना चाहिए, कि ये बात आपको जीन के बारे में एकदम पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहां पर मेंशन की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर कि हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, और अगर हम लोग बात करते हैं, लिखा हुआ है कि ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षण को नियंत्रित करता है। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन का उत्पादन अगर कोई करता है, या डीएनए हो कि आरएनए हो कि राइबोसोम हो, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। एक बात आप हमेशा के लिए याद रखना मेरा दोस्त, अगर हम लोग डीएनए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग डीएनए की बात करते हैं, अगर हम लोग आरएनए की बात करते हैं, या फिर अगर हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग यहां पर राइबोसोम की बात करते हैं, ये तीनों क्या करता है, तो कहेंगे ये तीनों के तीनों हम कहेंगे प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये तीनों के तीनों क्या करेगा, तो कहेंगे ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये तीनों के तीनों प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये तीनों के तीनों क्या करेगा, तो कहेंगे प्रोटीन का संश्लेषण करता है।
अब डीएनए के छोटे से भाग को जीन कहते हैं, डीएनए के छोटे से खंड को जीन कहते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डीएनए से ही हमारा ये जीन बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें डीएनए क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, और फिर उस जीन के अंदर क्या होगा, तो वो हमारा जो प्रोटीन होगा वो स्टोर होगा, और जब जरूरत पड़ेगा तो उसके हिसाब से हमारा क्या करेगा, तो अपने लक्षण को ये दिखाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये ऑप्शंस हमारे यहां पर सही लग रहे हैं, और ये डीएनए के छोटे से टुकड़े को हम लोग जीन कहते हैं, ये भी सही है। और प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन का सेट होता है, एक जीन का क्या होगा, सेट होगा, एक मेल का एक फीमेल का। जनन कोशिका बोलेगा तो एक मेल एक फीमेल, एक एक्स एक वाई, दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा जीन कहलाता है। तो हम कहेंगे ये जीन का एक सेट होता है। बिल्कुल सही बात है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब कह रहा है कि जीन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो पूरे का पूरे गलत है। जीन के कारण कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम कह रहे हैं कि जीन के कारण ही परिवर्तन आता है, तो बिल्कुल गलत है ना। तो यही गलत वाला ही हमें आंसर करना था। और हम लोगों को एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जो जीन के अंदर हम लोग देखते हैं डीएनए के सीक्वेंस में जो परिवर्तन आता है, जिसको म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं, हुगो दे ब्रिज नामक साइंटिस्ट ने ये जो दिया था कि डीएनए के सीक्वेंस में अचानक परिवर्तन आ जाना ही हमारा क्या कहलाता है, तो कहेंगे म्यूटेशन थ्योरी होता है। और ये ह्यूगो दे ब्रिज ने बोला था, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात है, अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये राइबोसोम होता है, और इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब आज जा रही हो कि कोई दिक्कत हमारा नहीं है, लेकिन एक दो बात आपको और जानना पड़ेगा। डीएनए का खोज किसने किया, याद रखना। इनके खोज के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है इनका खोज किसने किया, तो कहना फ्रेडरिक मिशर ने किया। किसने किया, तो कहना यहां पर ये फ्रेडरिक मिशर ने किया, फ्रेडरिक मिशर ने किया। और डीएनए की संरचना का खोज किसने किया। और दूसरा बात ये भी क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त कि जो डीएनए की संरचना होती है, ध्यान सुनना, अगर डीएनए की संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीएनए की संरचना के बारे में अगर किन्होंने बताया डीएनए का संरचना कैसा होता है, वो अगर आपसे पूछ लेता है तो कहना ये डबल हेलिक्स होता है। ये कैसा होगा, तो याद रखना ये हमारा डबल हेलिक्स होता है, ये हमारा डबल हेलिक्स होता है, ध्यान में रखना। ये हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे ये हमारा डबल हेलिक्स होगा, ये हमारा डबल हेलिक्स होगा। और डीएनए की संरचना के बारे में किसने बताया, एक तो डीएनए हो गया, एक डीएनए की संरचना के बारे में अगर बोलेगा तो कहना डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। किसने, दो साइंटिस्ट थे, एक हमारा वाटसन एंड क्या था, तो कहेंगे यहां पर क्रिक था। वाटसन एंड क्रिक की बात कर रहे थे। तो ये डीएनए की संरचना, और डीएनए संरचना हमारा कैसा, तो कहेंगे डबल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। याद रखना ये दोनों क्वेश्चंस पूछता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक बार जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक बार आंसर करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने, किसका निर्धारण करने के लिए, बल का निर्धारण करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम लोग जानते हैं जब किसी वायर से करंट पास करता है तो उस वायर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें चुंबकीय बल पैदा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आपको यहां पर बल के बारे में आपको पता करना है कि बल का निर्धारण जो होगा धारावाही चालक पर जो बल लगने वाले बल है उसका निर्धारण हम लोग किससे करेंगे। हमारे सामने से रखा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फ्लेमिंग ने दो रूल दिया था। फ्लेमिंग ने कितने रूल दिया, तो कहेंगे फ्लेमिंग ने दो रूल दिया था। कौन कौन सा रूल दिया था, तो फ्लेमिंग ने एक दिया लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग ने एक दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो राइट हैंड। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो बायां हाथ है हम उसकी बात करेंगे। आपके हाथ भी बायां हाथ है, बताइए बायां और दायां समझ में आ गया होगा। बायां हाथ की बात करेंगे और तीन फिंगर लेंगे, हमारा ये होगा, तो थंब बोलते हैं, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, तीन की बात कर रहे हैं, अंगूठा तर्जनी मध्यमा तीन की। आप ऐसे करके देखिए, चूंकि इसके 3D फिगर है ना, ये 3D चीज है, तीन एक्सिस है, एक ऊपर एक इधर एक इधर। इसको बोर्ड पे दिखाना, किसी प्लेन पे दिखाना इतना आसान काम नहीं है। तो आप इसको अगर प्लेन में दिखा रहे हैं, तीनों को दिखाने के लिए हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो आप देखिए यहां पर अंगूठा दिख रहा होगा इधर,
ये हमारा अंगूठा है, और ये अंगूठा याद रखना, ये अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स को बताता है, ठीक है, चुंबकीय बल को। और उसके बाद हमारा ये दूसरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तर्जनी, ये तर्जनी क्या करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये किसको बताएगा, तो कहेंगे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ये हमारा फोर्स को एफ से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से दिखाते हैं। और एक हमारा तर्जनी, ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, और मध्यमा हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ये हमारा करंट को। और आप लेफ्ट हैंड रूल की अगर हम लोग बात करते हैं, इसी लेफ्ट हैंड रूल पर हमारा कौन आधारित, कौन काम करता है, तो कहेंगे इसी लेफ्ट हैंड रूल पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो मोटर होता है, जो पंखे वगैरह में जो मोटर लगे रहते हैं, वो मोटर हमारा इसी पे काम करता है। अब बात आती है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का पता करना होगा, तो आप जानते हैं कि ये धारावाही चालक है, मान लेते हैं कि ये हमारा कॉइल है जिसके अंदर करंट जा रहा है। तो इस धारावाही चालक में अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करना होगा, हम लोग करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखेंगे, और जो फोर फिंगर होगा, जिस डायरेक्शन में बोलेगा, फोर फिंगर जो होगा उसको हम लोग ऐसे करके मोड़, ऐसे स्थिति में एक गोल सा लूप बनेगा, और ये जो होगा इस तरह से हमारा उंगली मुड़ रहा है, चारों उंगली, ये करंट का दिशा है, अंगूठा जो है वो डायरेक्शंस ऑफ करंट होगा, और ये जो हमारा फोर फिंगर है ये डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शंस होगा। और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्राप्त करने के लिए मैक्सवेल ने एक रूल दिया है, और वह हमारा है कॉर्क स्क्रू। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करने के लिए, ये किसके लिए दिया, तो कहेंगे ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करने के लिए। और इसीलिए इसको कॉर्क स्क्रू बोलते हैं। स्क्रू आप कसते हैं ना, वो इसी सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि चलो फोर्स के बारे में पूछा था, बल के बारे में पूछा था, तो फ्लेमिंग का तो लेफ्ट हैंड रूल होगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दाएं हाथ का नियम भी हमें पता होना चाहिए मेरे दोस्त, कि दाएं हाथ का नियम की अगर बात करते हैं तो दाएं हाथ के नियम के प्रिंसिपल पर हमारा जनरेटर काम करता है। कौन करेगा, तो कहेंगे इसके प्रिंसिपल पर हमारा जनरेटर काम करता है, इस पर हमारा जनरेटर काम करता है। और अगर हम लोग कहते हैं दाएं हाथ का, तो दाएं हाथ आपके पास है, निकालिए इसको, ऐसे कीजिए, तीनों एक दूसरे पर लंबवत होता है, याद रखना फोर्स, ये जो तीनों एक दूसरे पर लिखा हुआ है, आप जिसको क्या बोलते हो, एफ बी आई बोल रहे हो, ये तीनों के तीनों एक दूसरे पर लंबवत होगा, 90 डिग्री पर होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। अब अगर राइट हैंड रूल की बात करते हैं, ये राइट हैंड हमारा हो गया, इसमें भी आप कहेंगे सर राइट हैंड में भी तो थंब है ना, बिल्कुल थंब है, थंब दिखा दो। लेकिन ये जो हमारा थंब है ना, ये क्या करता है, तो ये उनकी गति को बताता है, ये कंडक्टर के अंदर जो मोशंस होता है उनके डायरेक्शंस, मोशंस को बताता है, ये गति को बताता है। और एक हमारा क्या है, यहां पर जो तर्जनी हमारा है, वो तर्जनी हमारा फील्ड के दिशा में फ्लक्स के डायरेक्शंस को बताता है। और तीसरा हमारा क्या है, तो कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, और इस इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शंस में हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताता है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता है, अगर इंड्यूस्ड करंट की बात करता है, अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता है, अगर आपको गति की बात करता है, तो समझ लेना राइट हैंड रूल की बात कर रहा है। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, दोनों को जानना जरूरी है। क्वेश्चंस आता है इस पे भी आएगा। ये भी अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है। मोशंस का जो यहां पर फोर्स था वो मोशन हो गया, यहां जो फील्ड था वहां पर फ्लक्स हो गया, यहां जो करंट था यहां पर ईएमएफ हो गया। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चंस बन जाएगा। तो कहेंगे ये हमारा क्या हो गया, तो दाएं हाथ के नियम, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दाएं हाथ के अंगूठे नियम, या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये हमारा बेहतर सही है, क्योंकि ये फ्लेमिंग का है, लिखा हुआ है इसीलिए इसमें दाएं हाथ का सिर्फ नियम लिख दिया। किसका दाएं हाथ का नियम लिखा है ये पते नहीं है, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, तो ये इसके लिए हो गया, और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये इसके लिए हो गया। और अगर मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू की बात करता है, मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू की बात करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताता है। अपने हाथ को क्या करना, ऐसे करके घुमाना, ऐसे करके घुमाना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे। और याद रखना ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इस करंट पर क्या होगा, तो हमेशा इस करंट के साथ लंबवत होता। दिखाएंगे कैसे होता है, आगे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करता है। सबसे पहला तो यह बात है कि उत्सर्जी अंग क्या होता है। अरे भाई उत्सर्जी अंग बुझाएगा तभी तो आंसर करेंगे।
उत्सर्जी अंग कहने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, बाहर करता है, या फिर हम कहेंगे जिससे अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जिससे कैसा, क्योंकि जिससे अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, जिससे अवशिष्ट पदार्थ की हम बात करते हैं, जिससे अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, उसको हम लोग उत्सर्जी अंग कहेंगे। अब गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ये जो फेफड़ा होता है, ये जो फेफड़ा है जिसको लंग्स कहते हैं, हमारे लंग्स में क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है, गैस एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन में बदलता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदलता है। ये लंग्स में होता है, हमारे ब्लड में CO2 मिला हुआ रहता है, लंग्स में जाता है और लंग्स क्या करता है, उस CO2 को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। मेरे दोस्त, हम कहेंगे ये फेफड़ा में क्या होगा, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होता है। जब ये अलग हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो रहा है, इसका मतलब ये भी उत्सर्जी अंग कहलाएगा। अगर हम लोग त्वचा की बात करते हैं तो त्वचा से क्या निकलता है, कहेंगे त्वचा से पसीना निकलता है और उस पसीना के माध्यम से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। यानी कहने का मतलब है ये हमारा पसीना से बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, ये भी उत्सर्जी अंग है। अब हम लोग बात करते हैं बड़ी आंत का। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, सबको पता है। बड़ी आंत में क्या होता है, क्योंकि मल का स्टोरेज होता है और मल का निष्कासन भी यहीं से होता है। तो कहेंगे बड़ी आंत उत्सर्जी अंग इसलिए है क्योंकि यहां पर हम लोग कहेंगे स्टूल मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे स्टूल की अगर हम लोग बात करते हैं, जो स्टूल है इसी को हम लोग मल कहते हैं। कहेंगे यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे मल का निष्कासन होता है, स्टूल का निष्कासन यहीं से होता है, स्टूल का निष्कासन यहीं से होता है। स्टूल का निष्कासन या स्टोरेज हम कहेंगे, स्टोरेज भी होगा निष्कासन भी होगा, इसीलिए ये भी उत्सर्जी है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त छोटी आंत का, तो ये छोटी आंत जो है ये उत्सर्जी अंग नहीं है, ये उत्सर्जी अंग नहीं है, ये उत्सर्जी अंग नहीं है, ये उत्सर्जी अंग नहीं है। और अगर ये करता क्या है, कहना ये इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। यहां पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, ध्यान रखना, यहां पर भोजन का संपूर्ण पाचन कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, इसी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब का कंप्लीट पाचन होता है, क्योंकि ये हमारा संपूर्ण पाचन हो, जो भी चीज हम लोग खाते हैं पूरा पच जाएगा यहाँ पे। लेकिन याद रखना छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा होगा, कहना ये हमारा जेजुनम होता है, कौन कौन सा होगा, कहना यहाँ पर हमारा ये जेजुनम हो गया, दूसरा याद रखना ड्यूडेनम होगा, दूसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर, और तीसरा जो हमारा होगा इलियम होगा। ये 3 जो हमारा है, ये तीनों के तीनों क्या है, तो कहेंगे ये हमारा छोटी आंत का भाग है। लेकिन एक बात तो याद रखना पड़ेगा आपको, ये छोटी आंत का 3 भाग तो है, लेकिन सबसे ज्यादा संपूर्ण पाचन वो हमारा इलियम में सबसे ज्यादा होता है, और इलियम सबसे लंबा होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में। चलिए, तो उत्सर्जी अंग हमारा कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, इसीलिए ऑप्शन। क्या आपके आंसर्स बी है? अगर है तो बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं गोलीय दर्पण के अविलंब के रूप में कार्य करती है? कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण के अविलंब के, अविलंब का मतलब क्या? अविलंब का मतलब है 90 डिग्री नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो अविलंब, नॉर्मल बोले तो अविलंब, नॉर्मल बोले तो अविलंब। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब बात आती है कह रहा कि कौन सी रेखाएं गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण हमारा उत्तल दर्पण भी है, अवतल दर्पण, ये सब के सब हमारा कैसा दर्पण, तो कहेंगे ये सब के सब हमारा गोलीय दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण के बीचों बीच एक लाइन गया और इस लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पर ये कट करेगा, चूंकि गोलीय दर्पण के बीच से पास करता है, इसको पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। कर्व ऐसा कर्व है तो सेंटर भी कहीं ना कहीं इसका इधर ही होगा, सेंटर यहां हो गया। अगर हम लोग सेंटर और ध्रुव के बीच में अगर देखते हैं तो इसके बीच में इसका मुख्य फोकस होता है।
एक बात याद रखना, ये दर्पण की प्रॉपर्टी होती है, और दर्पण की प्रॉपर्टी ये होती है मेरे दोस्त, अगर वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जाते हुए अगर दर्पण पे टकराएगी, हमेशा उस दर्पण से वो अविलंब होगी। ये बात गांठ बांध लेना। कोई भी रे अगर अगर इससे पास करते हुए इस पर टकराएगी तो ये इसके साथ ही अविलंब हो जाए। यहां पर ये 90 डिग्री का, जब कभी भी कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे टकराएगी तो वह किरण उस दर्पण पर अविलंब हो जाती है। इस बात को आपको एकदम गांठ बांध लेना और समझना है। मान लेते हैं कि नहीं, आपका मन कर रहा है कि सर इधर भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 90 डिग्री हो, लेकिन पास करना चाहिए किससे? तो वक्रता केंद्र से पास करना। ऐसी स्थिति में हमेशा 90 डिग्री होगा। तो यहां पर देखते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या हमारा अविलंब है? ध्रुव और वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम खोजेंगे, ये हमारा कहां पर है? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को, ध्रुव हमारा ये है, वक्रता केंद्र ये है। जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, ये वाला भी हमारा क्या होगा? तो कहेंगे क्योंकि वक्रता केंद्र से कोई भी किरण अगर जाती है तो सरफेस पर अविलंब हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होगी क्या अविलंब होगी? यहां पर दे रखा है वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु। मान लेते हैं कि कोई किरण हमारा ऐसे करके आया, गौर सुनना, कोई किरण हमारा कैसे आया? तो कहेंगे कोई किरण हमारा ऐसे आया, कोई किरण मान लेते हैं कि ऐसे हमारा कोई किरण आया, ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु हो गया, जहां पर वो आपतित हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग आपतन बिंदु का नाम कह दिए, हमारा आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु के ये समानांतर किरणें टकराने के बाद मुख्य फोकस से पास करती है, ये मुख्य फोकस से पास करती है, तो ये किरण हमारा किससे पास करेगी? तो कहेंगे मुख्य फोकस से। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु मिल गया, वक्रता केंद्र मिल गया, आपतन बिंदु मिल गया, वक्रता केंद्र मिल गया, दोनों को मिलाने वाली रेखा वही रेखा है जिसकी बात पहले कर रहा था। ये हमारा क्या होगा? तो 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात। अगला हमारा कह रहा है कि फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो फोकस हमारा यहां पर है, आपतन बिंदु हमारा यह है, दोनों को मिलाने वाली रेखा हमारा 90 डिग्री कभी नहीं होगा। कहां से होगा? वक्रता केंद्र से। याद रखना, ये तीसरा हमारा बिल्कुल गलत। जब तीसरा गलत है तो इक्के दुगो सही होगा। आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो मेरे दोस्त ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या इसकी क्लैरिटी आपको समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन एग्जाम में बनने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। बस और बस अविलंब तभी होगा जब वक्रता केंद्र से कोई किरण पास करेगा और दर्पण पे जाके टकराएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कहता क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की बात कही जा रही है, कार्बन के कारण अस्थाई यौगिक यानी कि आपको स्टेबल कंपाउंड की बात कही जा रही है कि में सक्षम होता है। तो कार्बन एक छोटा परमाणु आकार में होता है, कार्बन अपने आप में एक छोटा परमाणु होता है, इसीलिए ये हमारा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसी के कारण स्टेबिलिटी आती है और कुछ नहीं, और दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एक क्षैतिज सीधी तार में, कैसा सीधा तार है? तो क्षैतिज सीधा तार है मेरे दोस्त। क्षैतिज बोलेगा तो ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ई क्षैतिज है, ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं, ई है क्षैतिज। तो ऐसे तार का सिलेक्शन हम करेंगे। क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, जैसा बोलता है वैसे नहीं करना है। तो यहां पर बोल दिया क्षैतिज सीधा तार, बोला वो भी सीधा बोला है। तो क्षैतिज सीधा तार में धारा जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। तो ये हमारा क्या है? तो कहेंगे ये हमारा ईस्ट में है, ऐसे रख दिए। और ये हमारा क्या? तो वेस्ट है, धारा पश्चिम से पूरब जा रही है। ये हमारा क्या? तो कहेंगे इसमें ये करंट का फ्लो। अब कह रहा है पूर्वी सिरे से देखने पर, तो ये सिरा है, इधर से इधर जा रहा था सिरा, तो पूर्वी सिरा ये है। और पूर्वी सिरा से अगर आपको यहां पर देखना है, अगर पूर्वी सिरा से अगर आपको देखना है, आप क्या करेंगे? आप यहां से देखेंगे, पूर्वी सिरा से आप यहां से देखेंगे, आप यहां से देखेंगे, यहां से आप खड़े हो जाएंगे और यहां से आप देखेंगे। आप यहां से देख रहे हैं, पूर्वी सिरा से आप इधर से इधर। जब आप इधर से इधर देख रहे हैं तो पूछा जा रहा है कि पूर्वी सिरा से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? सबसे पहला बात है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा होता है, ये कौन बताया था? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको याद रखना है, ये मैक्सवेल से आया था।
कहां से आया था? कहना ये मैक्सवेल रूल से आया था। किससे आया था? तो मैक्सवेल रूल। और मैक्सवेल का जो रूल था वही हमारा कॉर्क स्क्रू रूल भी। ये हमारा कैसा रूल था? इसको हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, स्क्रू की रूल भी हम लोग। ये हमारा कॉर्क स्क्रू रूल भी होता है, दक्षिणावर्त, यानी कहने का मतलब है कॉर्क स्क्रू रूल भी कहलाता है। मैक्सवेल रूल से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करते हैं। अब यहां पर हम लोग जाते हैं कि अगर हमें कॉर्क स्क्रू रूल चलाना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? तो यहां पर तार के लंबवत तल में वामावर्त, यहां पर दक्षिणावर्त होगा, यहां पर वामावर्त नहीं होगा। हम लोग राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। कॉर्क स्क्रू रूल जो हमारा होता है ये राइट हैंड रूल पे आधारित होता है। ये किस पर काम करता है? तो कहेंगे राइट हैंड रूल पे काम करता है। अब राइट हैंड उठा लीजिए अपना राइट हैंड और ऐसे करके राइट हैंड करा दीजिए, और करंट के डायरेक्शन में अंगूठा का डायरेक्शन, अंगूठा के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, या करंट के डायरेक्शन में अंगूठा का डायरेक्शन आप ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए। आप क्या पाइएगा कि ऐसे अगर घूम रहा है, ऐसे अगर घूम रहा है, आपको 3D फिगर यहां पर अगर दिखाना होगा, आप कहेंगे सर अगर ऐसे घूम रहा है तो ये कैसे होना? ये ऐसे घूम रहा है एक्चुअली, आप कहेंगे सर ऐसा दिखना। एक्चुअली ऐसा हो रहा है, ऐसे करके करंट का डायरेक्शन, ये अंगूठा देखो ऐसे पड़ा हुआ है, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में ऐसे है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो ये जो करंट है ना, इसके जस्ट परपेंडिकुलर में फोर्स है, ऐसे फोर्स का डायरेक्शन, ऐसे फोर्स का डायरेक्शन, ऐसे फोर्स। अरे जहां देखेंगे वहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उंगली देखो, 4 उंगली, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। तो इस करंट इधर है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इधर है, दोनों क्या है? लंबवत नहीं है क्या? दोनों लंबवत है, इसीलिए लंबवत बोला गया है। और दक्षिणावर्त होगा, चूंकि राइट हैंड होगा, तो तार के लंबवत तल में ऐसे हमारा फील्ड होगा, ऐसे अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे लंबवत लेकिन होगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि तार के लंबवत क्षेत्र में दक्षिणावर्त हो। बिल्कुल सही बात है। चलो आगे चलते हैं। ये गलत है, इसमें लंबवत नहीं लिखा है। ठीक है, आगे चलता, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक मैग्नीशियम रिवन, एक मैग्नीशियम धातु हम लोग जानते हैं, और वह किसकी उपस्थिति में? कह रहा मैग्नीशियम रिवन जो है वायु में एक चमकदार लो के साथ चलने लगता है। मैग्नीशियम जो होगा, अजीत जी का कहना है सर कैसे पढ़े कि एलपी में सिलेक्शन हो जाए, और ये तो यहां पर हमारा ये बत्ती गुल हो गया इसका। हेलो हेलो, नो सिग्नल। तो यहां पर कहना है इनका, अजीत जी का कहना है सर कैसे पढ़े कि सर एलपी में सिलेक्शन हो जाए। सर आपसे मिलना चाहते हैं पर सिलेक्शन होगा तब ना सर। हम लोग इतना मटेरियल, हम लोगों को इतना मटेरियल दिए हैं सर कि सिलेक्शन हो जाए सर। मेरा पूरा फाउंडेशन पढ़ा हुआ है सर। चलिए, अगर आप फाउंडेशन पढ़े हुए हैं तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए, जितना पढ़े हो उतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसमें कि मैग्नीशियम हमारा धातु होता है, और यह जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो दोनों जल जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये मैग्नीशियम है, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, और ये क्या बना देगा? तो कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बना देगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये ऑक्साइड्स बना देगा। अब बैलेंस कर लीजिए, अगर बैलेंस करना है, दो दो ऑक्सीजन है, यहां एक ही ऑक्सीजन है, तो 2 से गुना करना ही पड़ेगा, तो कहेंगे हमारा ये निर्माण हो जाएगा। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम और वायु, मैग्नीशियम और वायु, मैग्नीशियम और वायु की कंडीशन यहां पे ले लिया हमने। एक मैग्नीशियम है, दूसरा हमारा वायु है, और ये जब हमारा जला तो जलने के साथ जो लो जलता है उसमें एक सफेद पदार्थ एक्स प्राप्त होता है, और वह सफेद प्राप्त हमारा एक्स कौन सा होगा? तो कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स होगा। यही अवक्षेप बनेगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। बताओ इससे इजी क्या हो सकता है? सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? हम लोगों को एक बात जानना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक बात जानते भी हैं, नहीं जानते तो आज से जान लीजिए। ये हमारा आवर्त होता है, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। और लेफ्ट से किधर जा रहे हैं? तो आप राइट जा रहे हैं। और अगर हम लोग डाउन द ग्रुप की अगर बात करते तो ये हमारा ग्रुप का हो गया, इसमें हम लोग ग्रुप में इधर से इधर जा रहे हैं। अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमेशा याद रखना कि एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। अगर इधर एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाने पर अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट से राइट में हमारा एटॉमिक साइज क्या होगा? तो कहेंगे लेफ्ट से राइट जाने में एटॉमिक साइज होगा ये हमारा घट जाएगा। यहां पर जो एटॉमिक साइज होगा ये हमारा क्या होगा? यहां पर घट जाएगा। अब दूसरी बात, एटॉमिक साइज तो बढ़ता है, अगर एटॉमिक साइज बढ़ा तो कहेंगे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? तो कहेंगे
यहां पर अगर घट रहा है तो हम कहेंगे घटने से जो एटॉमिक रेडियस होगा, एटॉमिक रेडियस की हम बात कर रहे हैं, ये एटॉमिक रेडियस भी हमारा, अगर ये घटा तो ये घटा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा। तो अगर आपसे बात कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी कौन सी हो, तो आप गौर से देखिएगा इस सारे एलिमेंट को, एक वो एलिमेंट आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या फिर आप कह सकते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टेंट। अगर आपसे पूछता है ये हमारा हेलोजन फैमिली है, 17वां ग्रुप का फैमिली, इससे पहले हमारा ऑक्सीजन फैमिली होता, ओ से टी और पो, हम लोग ये पढ़ते हैं। ये 16th ग्रुप का है और ये 17th ग्रुप का है। तो 16th और 17th, अगर आपको ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर कंट्राडिक्शन है तो आप इधर से इधर जाएंगे, एटॉमिक रेडियस घटेगा, तो यहां पर सबसे बड़ी त्रिज्या पूछी गई है, तो इधर से इधर जाएंगे, ये तो नहीं ही हो सकता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो इन चारों में से जब देखिएगा तो आयोडीन का ज्यादा होगा, चूंकि ऊपर से नीचे जाने में बढ़ता है, तो आंसर एक ही लाइन में करेंगे, ऑप्शन नंबर डी कर। बताओ इसमें क्या करना था, कितना सिचुएशन कितना इजी है सर। रिएक्शन में प्रॉब्लम बहुत होता है, लेकिन क्वेश्चंस बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इसलिए हम लोग आगे चलते, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चंस में ए आंसर दिया है, बिल्कुल गलत दिया है, तल के लंबवत होगा, सही कर लेना मेरे दोस्त। 7वें नंबर क्वेश्चंस के आंसर बी होंगे, ए नहीं होंगे। अगर दिया है बुक में तो गलत दिया, आंसर आपको है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैव जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बात कर रहा है। यहां पर किसकी बात कर रहा है, तो बायोडिग्रेडेबल, यहां पर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की। अगर हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करता है, तो बायोलॉजिकली क्या करता है, सराता गलाता है। बैक्टीरिया सराएगा गलाएगा। गोबर को रख दीजिएगा तो गोबर सरने गलने के बाद कंपोस्ट खाद बन जाता है। इतना गोबर जमा कीजिएगा इतना बन जाता है। सराने गलाने के बाद बैक्टीरिया क्या करता है, उसको सराता गलाता है और फिर वो गोबर हमारा कंपोस्ट बन जाता है, उसका यूज खेतों में करते हैं। तो अगर जैव निम्नीकरण की बात करता है, बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब है बैक्टीरिया के कारण जो सर गल जाता है वो सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होगा, और जो नहीं सरेगा गलेगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, जिसको प्लास्टिक वगैरह हम लोग उसमें आता है। प्लास्टिक वगैरह नहीं सड़ता गलता बैक्टीरिया से, हम बात करेंगे लेकिन बायोडिग्रेडेबल का। अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव निम्नलिखित दिया गया गलत का। आपसे कह रहा है अपशिष्ट बड़े पैमाने पर उत्पादन की बात कर रहा है, और अगर बड़े पैमाने पर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को अगर हम लोग बड़े पैमाने पर सराते गलाते हैं, उससे क्या क्या फायदे हैं वो आपको जानना है। और कह रहा है कि जो नीचे उल्लेख किया गया इसमें से कौन सा गलत सही है, गलत है। तो अगर आप ऑप्शन ए को गौर से देखिएगा तो एक चीज क्लियरिटी इसके सामने आएगा कि मृदा पोषक तत्व की पुनः पूर्ति करता है। जाहिर सी बात है कि वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो गोबर था, कौडंग गोबर था, उस गोबर को आपने बैक्टीरिया से सराया गलाया, उसमें आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन किया, विदाउट ऑक्सीजन के उपस्थिति में बैक्टीरिया उसको सराया गला, सराने गलाने के बाद वो एक कंपोस्ट बन गया, उसका यूज आपने खेतों में किया, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी को पोषक तत्व मिल गया, यानी कि उसको पुनः पूर्ति हो गया पोषक तत्व का। ये तो सही है, ये तो सही है। दूसरा है कि लैंडफिल में भेजे जाने वाले, किस में, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। लैंडफिल कहने का मतलब है कि गोबर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, गोबर है, उस गोबर को आप जमा करते हैं और धीरे धीरे जब बैक्टीरिया सराता गलाता है तो अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा कम होती है। सराने गलाने से उसकी मात्रा कम होती है, कम होती है, यहां बढ़ जाती है, गलत है। तो दूसरा तो गलत हो गया ना, तब तो यही आंसर हो जाएगा। अब कहता है कि अगर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसको बैक्टीरिया सरा गला रहा है तो मच्छरों का प्रजनन स्थल बन जाएगा और जिससे बीमारियां भी फैलती है। बिल्कुल, कचरा में बीमारियां फैलती है और यह दुर्गंध भी देता है। ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन था, तो गलत ये था, जो गलत था वही आंसर करना था, क्योंकि गलत को चूज करना था। बताओ इसमें क्या करना है। लेकिन याद रखना, जब भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अगर गोबर से कंपोस्ट बनाते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इस तरह से यहां पर अवायवीय रेस्पिरेशन करो।
अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कह रहा 3 ओम जो प्रतिरोध है ना उसमें धारा बता दीजिए। और ये क्वेश्चन रिपीट करता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे एक ही गो लॉजिक है। अगर वो लॉजिक पता है तो क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज दुनिया का ताकत नहीं बनाएगा। आप ऐसे मुंह उठा तक देखते रह जाओगे। तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई भी सर्किट अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है, अगर हमारा वह श्रेणी क्रम में अगर हमारा जुड़ा हुआ है, तो याद रखना श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है तो करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना इससे जाएगा उतना इससे जाएगा, पूरे सर्किट में करंट सेम होता है। इसका मतलब है कि इसमें हमारा विद्युत धारा जो करंट का मान होता है, ये हमारा क्या होगा तो कहेंगे ये हमारा एक समान होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सबके लिए ये बराबर है। ये सब के लिए क्या होगा तो कहेंगे बराबर है। अगर करंट एक समान होगा श्रेणी क्रम में, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो इसके अंदर जो विभवांतर होगा, वो विभवांतर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये नॉट इक्वल टू एक, ये एक समान नहीं होगा, ये आपका एक समान नहीं होगा, दोनों में बट जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तो ये श्रेणी क्रम में दिख रहा है। अब बताओ टोटल करंट का मान कितना होगा इस सर्किट में जो फ्लो कर रहा होगा, इसमें करंट टोटल करंट का मान कितना होगा। तो तुम कहोगे सर आई इक्वल टू वी बाय आर, वोल्टेज कितने है सर, तो 5 एम्पियर वोल्ट है, रेजिस्टेंस टोटल कितना सीरीज में जोड़ा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए 5/7 एम्पियर हो गया। करंट निकल गया ना, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, पूरे सर्किट में करंट कितने कहेंगे एक समान, जो करंट हमारा 5/7 एम्पियर जा रहा है। अब क्वेश्चंस में देखना कि सर पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछा जाए, अगर यहां पर हमसे पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछा गया है, इसमें विभव कितना होगा, इसमें विभव V1 मान लो और इसमें विभव मान लेते हैं कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वोल्टेज एक समान नहीं रहेगा। तो अगर हमसे पूछा गया कि टोटल करंट के, इसमें करंट ही टोटल शायद पूछा गया था, 3 ओम प्रतिरोध में प्रभावित, तो करंट ही पूछा गया, वोल्टेज नहीं पूछा गया। वोल्टेज पूछा तो वो भी आंसर कर लेते। हमारा तो आंसर ऐसे ही क्लियरिटी के साथ आ रहा है, भाई यही आंसर होगा, एक समान होगा, सब में वही होगा, कुछ नहीं करना था। लेकिन अगर वोल्टेज पूछ लेता कि V1 कितना होगा, तो वोल्टेज V1 के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जो करंट होगा सेम करंट, इसमें करंट में कोई परिवर्तन, टोटल करंट ही लेंगे इनटू IR1 कर ले। तो वोल्टेज कितना होता, करंट का मान आपको 5/7 आ गया है क्वेश्चन में, और R1 कितना दे रखा है तो कहेंगे 3 दे रखा है, 5 तिहाई 15, 15 बटा कितना होता 7, इतना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रुकता वहां पे। और V2 में अगर निकालना होता तो फिर हमारा I ही रहेगा, लेकिन यहां पर R2, I का मान 5/7 हमने निकाल लिया है, और R2 कितना होता तो कहेंगे यहाँ पे 4, तो ये कितना होता कहेंगे 7 हो जाता। इतना वोल्ट हमारा वहां पे ड्रॉप। अगर ये पूछता तो ये भी आंसर, ये पूछता तो ये भी आंसर, लेकिन ये पूछा ही नहीं, आंसर पूछा है कुछ और, आंसर पूछा है धारा, तो धारा के लिए डायरेक्ट निकल धारा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को जल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो वो क्या होता है। मेरे दोस्त सोडियम जो धातु होता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, चाकू से काटोगे तो धातु कट जाता है। और सोडियम जो होता है, सोडियम धातु, आप देखिएगा कि जब आप गांधी मैदान जाना पटना में, आप देखते हो कहीं गली चौराहे वगैरह पे आप देखना, जादूगर लोग आपको मिल जाएंगे और पानी में आग लगा देते हैं कि पानी में सोडियम धातु को छिड़कते हैं, और सोडियम जो है बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होता है, पानी का नमी मिलेगा कि जल जाता है, जैसे उसमें पानी में वो छीटेगा आग पकड़ लेता है। लोगों को लगता है कि पानी में जादूगर आग लगा दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्वलनशील होता है, बहुत जल्दी जल उठता है। तो पानी ये जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम धातु किसके साथ तो कहेंगे ये हमारा जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण कर देगा। ये किसका निर्माण कर देगा तो कहेंगे ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण कर देगा, यानी ये हमारा NaOH का निर्माण कर देगा, और यहां से कुछ हाइड्रोजन गैस हमारे बाहर निकल। तो बैलेंस करना होगा तो कर लीजिए बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैलेंस इक्वेशन से आपको दिख जाएंगे। और अगर हमें यहां पर बैलेंस करके देखना होगा तो कितने हाइड्रोजन है, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पर कितने तो 3 हाइड्रोजन दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते 4 हाइड्रोजन हो गया, और अगर यहां पर देखेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो NaOH हमारा हो गया। तो यहां पर अगर बैलेंस करना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2Na मल्टीप्लाई करते, अगर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यहां से 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन हो गया। यहां पर हमारा कितना हो गया तो कहेंगे यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया। और ऑप्शन भी हमारा 2 ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है, बैलेंस हो गया। अब हमें क्या मिला तो हमें ये मिला, हमें क्या मिला तो हमें ये मिला,
रिएक्शन करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने लगा, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बना देगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। कर अभिक्रिय नहीं होगा, हम कहते हैं जल जाएगा, यहां कह रहा अभिक्रिय नहीं होगा, तो गलत है ना। और दूसरी बात याद रखना, सोडियम धातु अगर जल जाता है तो उसको जलने से बचाने के लिए केरोसिन ऑयल में सोडियम पोटेशियम को डाल के रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में वो जलता नहीं है, इसलिए स्टोर हम लोग जब भी स्टोर करते हैं तो उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और दे रखा है, दिए गए कथनों का विचार के सही उत्तर का चयन कीजिए। आवर्त सारणी में, आवर्त में अगर बाएं से दाएं अगर आप जा रहे हैं तो धात्विक घटता है, बाएं से दाएं जा रहे तो उधर तो अधातु है, धात्विक गुण घटता है, अधातु है तो धात्विक गुण घटता, अधात्विक गुण बढ़ता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा कहता है कि जैसे से आवर्त में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल नाभिकीय आवेश के साथ बढ़ता, बल बढ़ता, आवेश बढ़ता, बल बढ़ता है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं हो पाएगा क्योंकि वो खींच लेगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, सही होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसमें होती है, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन में अधातु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अगर हम यहां पर बात करेंगे 13 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन के जो हमारे आंसर्स होंगे वो हमारा क्या होगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे दोनों कथन हमारे सही है। और कथन 2 जो है वो कथन का सही व्याख्या इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो गई तो धात्विक गुण भी कम हो जाएगा। इसका मतलब दोनों सही है, और ये सेकंड जो है पहले का बेहतर एक्सप्लेनेशन है, बेटर एक्सप्लेनेशन है, उसका कॉज है, इसलिए धात्विक प्रॉपर्टी उसकी। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर डी करेक्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और आपको मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन तो आपके सामने से हजारों बार गुजरता है और आपको जो पता है उसको मिलान कर दीजिए। आप कहेंगे सर सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की अगर बात करते हैं तो ये तो हमारा NaOH हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रबल हमारा क्या, तो कहेंगे ये हमारा प्रबल क्षार होता है, ये हमारा प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए pH मान हमारा कितना, 14 हो। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ हमारा 14 होगा तो 3 का क्या होगा, तो कहेंगे जाएगा। अगर 3 का ए हुआ तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, सिर्फ 3 का ए यही है, यही आंसर हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी मैच कर लीजिए। और भी नींबू के रस में कितना होगा, कहेंगे 2.2 होता है pH मान, याद रख लीजिएगा। और अगर हम लोग जठर रस की बात करते हैं तो 1.2 होता है, ये तो आपका मैच ही कर गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होगा, कहेंगे 10 हो जाएगा, और इसका कितना विलियन का कितना होगा, कहेंगे ये 14 हो गया। आप मैच कर लीजिए, आंसर आपका मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को छोड़ करके कुछ नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, यहां पर 3 का हमारा क्या होगा, तो कहेंगे 3 का, तो यही मैच करना चाहिए। 3 का हमारा क्या होगा, तो थर्ड, 3 का हमारा 4। एक बार मैच कर लेते हैं फिर से। 1 का हमारा क्या मिल रहा है, तो 1 का हमारा यहां पर सी मिल रहा है, सही है। 2 का क्या मिल रहा है, तो कहेंगे 2 का हमारा यहां पर बी मिल रहा है, सही है। 3 का हमारा क्या, तो कहेंगे 3 का हमारा ए मिल रहा है, सही है। और 4 का हमारा क्या, तो कहेंगे 4 का हमारा यहाँ पर 4 तो यहाँ दे ही नहीं रखा है यार, क्या क्या दे रखा है, इसको सही कर लीजिएगा। यहां पर आपका ऑप्शंस में मिस्टेक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना मेरे दोस्त। यहां पर ये ऑप्शंस जो है मिस्टेक है, यहां पर 4 होना चाहिए, ये आपका 4 है। तो इस 4 के जो होंगे ऑप्शन ए। अब तो यहां पर लफड़ा न हो गया, इस देखो यही होता है, यही होता है। क्वेश्चंस में गलतियां होगी तो आप गलती कर जाएंगे। तो यहां पर 4 का ए होगा, 4 का ए हुआ मेरे दोस्त, कहेंगे 4 का हमारा ए होगा। तो 4th का ए देखेंगे, तो 4th का ए हमारा यहां पर है, 4th का ए हमारा यहां पर। मैच कर लीजिए वैसे। आप कहेंगे तो इसका क्या होगा, तो 2.2 यानी कि ए का सी हो गया। 2 का क्या होगा, तो कहेंगे 2 का यहां पर बी हो गया, और इसके लिए हमारा क्या कहेंगे डी हो गया। CBDA देख लो, CBDA कौन सा, CBDA ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए नहीं होगा। एक थोड़ी सी गलती, यहां पर 3 दे दिया था इसीलिए गलत हो गया, क्या, तो डी होगा, बिल्कुल सही है जिनका। चलो अगला क्वेश्चन। कुछ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ पौधे हमारे ऐसे हैं जो कि अपनी जड़ों से नए पौधे पैदा करते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपनी पौधों से नए पौधे का निर्माण करता है। बस और बस हमारा शकरकंद होता है। इस शकरकंद में क्या होगा, तो कहेंगे बर्ड्स होता है। इस शकरकंद में बर्ड्स होता है, और ये बर्ड्स क्या करेगा, तो कहेंगे नए पौधे का निर्माण करता है।
ये क्या करेगा तो कहेंगे नए पौधे का, ये नए पौधे का क्या करेगा तो कहेंगे नए पौधे का ये निर्माण, नए पौधे का ये निर्माण, नए पौधे का ये निर्माण करता है। दूसरी बात, अगर हम लोग पत्थर चट्टा की बात करते हैं, ये पत्थर चट्टा जो हमारा होता है जिसको ब्रायोफाइलम कहते हैं, ये पत्थर चट्टा के पत्ती से नए पौधे का निर्माण, यहां पर जड़ से कह रहा जाता है, इसमें जड़ से कह रहा है। जड़ से बोलेगा तो शकरकंद होगा, लेकिन अगर बोलता कि पत्ती से अगर बोलता तब हमारा ये होता है। तो पत्ती से नए पौधे का अगर विकास होता तो हमारा पत्थर चट्टा होता। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा कि पत्थर चट्टा जो होता है ये हमारा बॉडी के अंदर जो स्टोन हो जाता है उनको गलाने का काम करता है, क्योंकि बॉडी में स्टोन को ये पनपने से रोकता है, जो कि हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग जानते हैं कि प्लांट के अंदर प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कि हमारा प्लांट क्या करता है तो कहेंगे प्लांट हमारा फोटोसिंथेसिस, ये हमारा क्या करता है तो कहेंगे ये हमारा फोटोसिंथेसिस करता है। और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बनेगा, कहेंगे यहां पर ग्लूकोज बनेगा, और फिर ये ग्लूकोज किस में टूटेगा, कहेंगे यही स्टार्च में बदलेगा, और फिर इसी स्टार्च का स्टोरेज होगा, इसी स्टार्च का स्टोरेज होगा। कहां पर होगा, कहेंगे रसधानी में होगा, वैक्यूल्स में होगा, रसधानी में होगा, वैक्यूल। तो अगर प्लांट की बात करते हैं तो उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस के बाद ये होगा, ये इसमें बदलेगा, फिर इसका स्टोरेज होगा। आपसे पूछा गया है कौन सा पौधे में संग्रहित होगा, संग्रहित कहने का मतलब है ये आपसे स्टोरेज की बात कर रहा है। स्टोरेज अगर होगा तो स्टार्च का स्टोरेज होगा। किसका स्टोरेज होगा, स्टार्च का होगा। इसलिए आंसर हमारे क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे क्या होंगे तो कहेंगे बी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पर बात आती है कि सर ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज हमारे बॉडी में होता है, और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कहां पे होगा तो हमारे बॉडी में होगा। तो ध्यान रखना है कि ग्लाइकोजन जो होगा हमारे बॉडी में डायरेक्ट ग्लूकोज का स्टोरेज नहीं होता है। ग्लूकोज पहले टूटेगा, फिर ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में लीवर में स्टोर हो जाता है। हम खाना एक सप्ताह तक नहीं भी खाएंगे फिर भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि एनर्जी हमें ग्लाइकोजन के रूप में मिलता रहेगा। तो याद रखना कि हमारा जो ग्लाइकोजन होता है यही हमारा स्टोर्ड होता है कहां पर तो कहेंगे यकृत में होगा, हमारे लीवर में होता है। ये हमारे यकृत में स्टोर्ड, कहां पर तो ये हमारे यकृत में स्टोर्ड होता है, इस बात को ध्यान। ठीक है, ग्लूकोज का डायरेक्ट स्टोरेज नहीं होता है, सुक्रोज का डायरेक्ट स्टोरेज नहीं आता है। तो हमारे शरीर में यकृत में किसका स्टोरेज होगा तो कहेंगे ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए ग्लूकागोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखना, उस हार्मोन के नाम भी याद रखना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण से उत्पन्न आवर्धन का मान इतना दे रखा है। आवर्धन का मान इतना कहने का मतलब m का मान लेस देन 1 हो गया, और अगर लेस देन 1 हो गया तो समझ लेना कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जब लेस देन 1 होगा तो कैसा होगा तो कहेंगे उल्टा होगा। अगर उल्टा कह दिया तो सीधा वाला ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और अगर लेस देन 1 होगा उल्टा भी होगा और छोटा भी बनेगा। अगर ये m का मान ग्रेटर देन 1 होता तो बड़ा बनता। अब बताइए इसमें क्या करना है। आप कहेंगे सर उल्टा छोटा होगा तो उल्टा छोटा तो यही ना आंसर होगा, दूसरा की हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक अपसारी लेंस की बात कही जा रही है, एगो अभिसारी होता है, एगो अपसारी होता है। अपसारी लेंस की बात करते हैं जो हमारा यहां पर कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है। ये हमारा कैसा लेंस होगा तो कहेंगे ये हमारा कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। और अगर हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो इसका डायग्राम हमारा कैसा होगा तो कहेंगे इसका डायग्राम हमारा ऐसा होगा। इस पर कोई रेप पड़ेगी, ऐसा हमारा क्या करेगा तो ऐसे करके ये भेज देते। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। यही हमारा कैसा लेंस है तो कहेंगे हमारा ये अपसारी लेंस है। लेकिन यहां पर बात आती है मेरे दोस्त कि जब भी लेंस की बात होती है, मैं हमेशा कहना चाहता हूं आपसे कि जब भी तुम्हारे सामने लेंस की बात होती है तो एगो तुम्हारे सामने उत्तल लेंस आएगा और एगो तुम्हारे सामने अवतल लेंस आएगा। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करेंगे तो ये हमारा कैसा होगा तो कहेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये पॉजिटिव होती है। इसको घोंट जाना है तो घोंट जाना, याद रखना है तो याद रखना है लेंस में। अब बताओ अगर तुमसे पूछा गया है कि फोकस दूरी दे रखा है इतना, कि अभिसारी लेंस बोला तो कॉनकेव लेंस बोला, यानी ये लेंस बोला, ये लेंस हमारा कौन सा है तो अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी नेगेटिव। आपको फोकस दूरी का मान कितना दे रखा 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब -50 सेंटीमीटर दे रखा। पावर पूछा गया तो पावर इक्वल टू सेंटीमीटर में है तो आप 100/f का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो यहां पर 100/-50 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा कि -2 डायप्टर। सीधा सीधा हमारा आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी।
अगर E18 का सबका है तो उनका करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्लोरो अल्कली की बात कही जा रही है और क्लोर अल्कली कहने मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? तो कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात हो रही है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग किसको किसको घोलते हैं? तो कहेंगे हमारा H2O होता है और साथ ही साथ हमारा क्या होता है? कहेंगे NaCl को हम लोग घोलते हैं। यही हमारा घोल होता है जिसमें आयन के कारण क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो आयन के कारण विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये सब शब्द दे रखा, तो ये तो होगा नहीं। यहां पर COH2 का तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, इसका हम लोग बात ही नहीं करेंगे। NaCl की बात करेंगे, यहां पर R के जगह पर हमारा H2O होता, ये सही हो लग। और ये NOH का निर्माण करेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा, ये निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो याद रखना ये तीन चीज निकलेगा। हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा, R की जगह पर H है हमारा, Cl2 गैस निकलेगा और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस हमारा निकलेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान। आते हैं हम लोग आगे और पढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन की दर बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण की दर से अगर अधिक हो जाएगा तो पौधे पर क्या प्रभाव? प्रकाश संश्लेषण करके प्लांट भोजन बनाता है और जब श्वसन की दर ज्यादा हो जाएगी, जब श्वसन की दर ज्यादा हो जाएगी, उनके अंदर जो भोजन का स्टोरेज था उनका लॉस होगा और प्लांट क्या होंगे? तो सूख जाएंगे। आप कहेंगे कि इसमें उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा और ऑक्सीकरण होने के अभाव में पौधा सूख जाएगा। यानी आप कहेंगे श्वसन में इस दौरान में ऑक्सीकरण होगा, ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, उस समय हम कहेंगे कि स्टोरेज कम हुआ, प्रकाश संश्लेषण में भोजन कम बना और ऑक्सीकरण ज्यादा हो गया, जिस कारण प्लांट सूख। ठीक है, सीधा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपको दे रखा C2H6 और C3H8 में बोला गया है, बताइए कितना इकाई अंतर है। तो C2H8 की बात करते हैं या फिर C3H8 की बात करते हैं, कितने का डिफरेंस है? एक कार्बन का डिफरेंस दिख रहा है, एक कार्बन हो गया। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? C6H6 यहां पर दे रखा था, इसको सही कर लीजिएगा। यहां पर हमारा क्या दे रखा है? तो कहेंगे यहां पर H6 है। कितने का अंतर है? तो कहेंगे CH2 का अंतर है। तो CH2 का अंतर है और ऐसे करके आप पुट करते जाएंगे। आप अगर C4 की अगर बात करेंगे तो ये हमारा कितना होगा? तो कहेंगे हो जाएगा। इसमें देखेंगे कितने का अंतर है, तो फिर से CH2 का अंतर है। अगर CH2 अंतर होता चला जा रहा है, फिर कीजिए C5H12 हो गया। कितने का अंतर हो गया? तो कहेंगे यहां पर CH2 का अंतर हो गया। अगर ये चीज हमारा एक समान है, सब में अंतर एक समान है, इसको हम लोग बोलते हैं समजातीय। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो समजातीय श्रेणी। इसको हम लोग समजातीय। डिफरेंट हो जाएगा तो समजातीय नहीं होगा, समजातीय में समान होना चाहिए। और समजातीय होगा तो किससे होगा? तो कहेंगे दोनों में अगर देखें तो CH2 का समजातीय होगा, समजातीय में CH2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई क्या होता है? क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई हमारा कैलोरी होगा, जूल होगा, वाट सेकेंड होगा, किलोवाट हमारा नहीं। किलोवाट वाट जो होता है ये कहीं ना कहीं आप जानते हैं पावर की इकाई होती है, तो हम कहेंगे ये नहीं होगा, यही आंसर होगा। वाट सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाट गुना में सेकंड, और वाट को हम लोग क्या लिखते हैं? तो जूल पर सेकंड, और सेकंड गुना में सेकंड कट गया, यहां पर क्या बचा? तो कहेंगे जूल बचा। यानी कि जूल तो ऊर्जा की इकाई है, जूल ऊर्जा की इकाई है, कैलोरी भी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर 4 दशमलव कितना होगा? तो 1.8 जूल। तो कैलोरी हमारा सीजीएस यूनिट होता है ऊर्जा का, और ऐसा यूनिट होता है जूल। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है? क्योंकि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए नहीं टिमटिमाता है। ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं, किसी दूसरे के प्रकाश से ग्रह चमकता है, इसीलिए उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। और हम कहेंगे दूसरा बात, क्योंकि वे प्रकाश के बिंदु स्रोत से वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में वो कार्य करता है। उसका अपना प्रकाश नहीं होता, किसी दूसरे के प्रकाश से समझता है। और जिसका अपना प्रकाश नहीं होता उसको नॉन लुमिनस बॉडी कहते हैं, और जिसका खुद का प्रकाश होता है उसको लुमिनस बॉडी कहते हैं। आप जानते होंगे, इसलिए इसका खुद का प्रकाश नहीं है तो ये चमकेगा नहीं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और 24 नंबर क्वेश्चन है कि डैश में वसा के पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन के लिए पित्त लवण पित्त रस का इस्तेमाल करते हैं। आंसर करेंगे यहां पर हमारा क्या होगा? क्योंकि ये पित्त रस होगा, जिसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं। ये जो हमारा बाइल जूस होता है ये वसा का इमल्सिफिकेशन
करता है, वसा का पाइसीकरण करता है। तो याद रखना, ये जो हमारा बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस का अगर निर्माण आपसे पूछ लेगा कि बाइल जूस का निर्माण कहां पर होगा, तो कहना ये हमारे यकृत में इसका निर्माण होता है। और अगर बोलता कि बाइल जूस स्टोर्ड कहां पे होता है, कहना ये हमारा स्टोर्ड होता है कहां पे, तो याद रखना ये हमारे स्टोर्ड होता है गोल ब्लैडर के अंदर। ये कहां पर स्टोर्ड होगा, तो गोल ब्लैडर में स्टोर्ड होगा। और दूसरी बात, बाइल जूस के अगर पीएच मान की अगर बात करते थे, इसका पीएच मान आपका 7.8 के आसपास होता है। और ये क्षारीय प्रकृति की, ये किस प्रकृति की होगी, तो ये क्षारीय प्रकृति की। और अगर बाइल जूस की बात अगर हम लोग करते हैं, तो ये वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, वसा का पाइसीकरण करता है, वसा का पाइसीकरण करता है। और वसा के पाइसीकरण से क्या प्राप्त होता है, क्योंकि यहां पर हमें वसीय अम्ल के साथ, यहां पर वसीय अम्ल के साथ हमें क्या मिलेगा, तो कहेंगे यहां पर ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, वसीय अम्ल के साथ ग्लिसरॉल का निर्माण। इसलिए आंसर करेंगे डी। अगर बात करता है पेप्सिन की, अगर बात करता है तो कहेंगे पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करेगा, कहेंगे ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ध्यान रखना, ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, इस बात को ध्यान। और ठीक है, ट्रिप्सिन की अगर विटामिन के ट्रिप्सिन की अगर बात करते हैं, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। ये पेप्सिन स्टोमक से सिक्रेट करता है, ये हमारे कहां से, पैंक्रियास से सिक्रेट। तो 24 नंबर क्वेश्चंस भी आपके खत्म हो गए। हमें लगता है कि ये सेट आपका शायद यही एंड हो जाता है। तो इस तरह से 24 क्वेश्चंस का आपको मिल गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए थोड़ा और डिटेल बढ़ा देंगे, लेकिन 25 क्वेश्चंस नहीं हो पाता है डिटेल में, ये बात समझना पड़ेगा। कोशिश करेंगे और थोड़ा बढ़ा करके। दूसरे वाले सर देखिए 15 मिनट से खड़े हैं बाहर। ठीक है, चलिए आपका रीजनिंग का भी होगा। ओके, बाय बाय। हम लोग फिरते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डिस्कस। चलिए सर।